अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए बैच के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो हमारा जो बैच है, बैच नंबर 5 है। और सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का जो ये कोर्स है, इंशाल्लाह ये बैच 5 का हम इसकी ओरिएंटेशन क्लास है आज। हम कुछ बुनियादी चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे आज इस ओरिएंटेशन क्लास में। इससे पहले अगर आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है तो मुझे आप चैट के अंदर बता सकते हैं, ताकि हम क्लास का बाकायदा आगाज कर लें। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दे हैव मेंशन के कुछ लोग रास्ते में हैं, क्योंकि एक वर्किंग डे के अंदर क्लास ऑर्गेनाइज हो रही है। तो सम आर अंडर द रास्ते के अंदर हैं, तो कुछ चीज़ें हम साथ साथ हम लेकिन क्लास का आगाज करते हैं। अ, आपको तमाम लोगों को मेरी वॉइस ऑडिबल है? प्लीज मेंशन। जी, आज हम जो क्लास का आगाज करें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में इंट्रोडक्शन बताता चलूँ। इसके बाद मैं कुछ अपने बारे में कुछ जो एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर मैं आपको अपनी कुछ जो है एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करूंगा। इसके अलावा इस कोर्स का स्कोप हम बयान करेंगे, और एट द एंड ऑफ द दिस सेशन देयर विल बी क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की, बेसिकली ये एक हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये बेसिकली मल्टीपल ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर मैं आपको कुछ अपने कंसल्टेंसी सर्विसेज के हवाले से, हमारी साइट है टैक्स वर्क के नाम से। वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री एंड आल्सो अक्रॉस द पाकिस्तान। और हम डिफरेंट कोलैबोरेशन के साथ मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं हमारे साथ, जो कोलैबोरेशन के अंदर साथ बहुत सी जो है टॉप फर्म्स हमारे साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारा कोर्सेज के अंदर जो हमारी एक्सपर्टीज हैं, हम यूएस के टैक्सेशन के हवाले से, यूएई टैक्सेशन, पाकिस्तान के टैक्सेशन के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इनकम टैक्स के स्पेशल कोर्सेज भी हैं कि सिर्फ इसके अलावा सेल टैक्स और यूके टैक्सेस के हम कोर्सेज करंटली ऑफर कर रहे हैं। कुछ के बैचेस जो कंटिन्यू है, और कुछ नए बैचेस भी इसके हवाले से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अ, इसके बाद मैं कुछ अपना तारुफ करवाता चलूँ। आई एम बेसिकली इम्तियाज सरवर मेरा नाम है। माय क्वालिफिकेशन, आई एम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट एंड सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. I have 12 years of extensive practical experience in taxation and corporate matters. So I have worked with the multiple top organizations as a CFO, CEO. So I have a lot of experience in this field. और आई विल शेयर योर माय फील्ड, जो जितना भी एक्सपीरियंसेस हैं, इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान मैं आपके साथ वो तमाम एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। नॉर्मली हम इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कोई भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँ। बेसिकली हमारे इस कोर्स का पर्पस क्या है, कुछ मैं इस कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि बी प्रोफेशनल टैक्स एडवाइजर, आपको पाकिस्तान के जो टैक्स के जो कवानीन है, इनकी इनकी ना हो, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से आपको इंसाइट देना। ये ज़्यादातर ये कोर्स जो होगा, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल, ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। थ्योरीज बेसिकली हम कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। द कंसेप्ट बेसिकली रेलेवेंट टू द, कहाँ से कंसेप्ट होंगे, बेसिकली इनकम टैक्स जो है ऑर्डिनेंसेस, इनकम टैक्स रूल्स, और बेसिकली ये रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस में जो सेक्शंस हैं या ऑर्डर्स हैं, ये किस तरह से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। प्रैक्टिकल इनसाइट बेसिकली। इसके अलावा हमारा ये जो कोर्स है, बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल की तरफ जो है आपको ट्रेन करेगा। नॉर्मली कुछ लोग आपके डिफरेंट डिसिप्लिन्स में होंगे, डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कोर्सेज जो ऑडियंस है, इससे पहले जो हमारे कोर्सेज के अंदर जो लोग थे, वो ज़्यादातर लॉयर्स थे। तो बेसिकली द पर्पस फॉर द नॉर्मली लॉयर क्या, उनकी एज ए प्रैक्टिस वो करना चाहते हैं, अब एज ए कैरियर के तौर पे से अडॉप्ट करना चाहते हैं।
तो दिस विल एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा कोई प्रोफेशनल्स हैं, ACCA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, या पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो दिस विल गिव यू द एक हेड स्टार्ट टू देयर करियर्स। करियर के पर्सपेक्टिव से ये कोर्स इन्हें ना एक हेड स्टार्ट के तौर पे उन्हें उन्हें एक जो है करियर का स्टार्टअप देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बिजनेस ओनर्स हैं, वो बेसिकली इस कोर्स से किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली नॉर्मली द बिजनेस ओनर्स, वो उनके पास आप एक कंसल्टेंट को वाउच कर सकते हैं, दे कैन सी के उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी के, उनकी एक्सपर्टीज को चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इन कवानीन को जो आज हम पढ़ेंगे, इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेल टैक्स से रिलेटेड, इसके अलावा कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो है कंपनी कॉर्पोरेशन के हवाले से जो कंप्लायंसेस को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट यू विल एबल कि आप अपने जो कंसल्टेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और एक्सपर्टीज को टू सम एक्सटेंट उनको चेक कर सकें कि क्या आया कि वो जो चीज़ें हो रही थी, क्या वो अकॉर्डिंग टू जो उनके जो बताई बातों के अकॉर्डिंगली हो रही थी। स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से स्टूडेंट के लिए ये कोर्सेज है। देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं तो आप ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस टैक्सेशन के अंदर एज ए दिस इज एन एमर्जिंग फील्ड। आने वाले दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि टैक्सेस आर इम्पोज्ड, और इस टैक्स नेट के अंदर दे आर कमिंग एवरी पर्सन जो है तकरीबन जो हर डिसिप्लिन से जो लोग हैं वो इस टैक्स नेट्स के अंदर भी आ रहे हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा इनहेंस भी होगी। तो बैंकर हैं या अदर्स हैं, तो उनकी बेसिकली ये लर्न अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि टैक्सेशन का जो सेक्शन है, सेगमेंट है, ये एवरीबॉडी, हर शख्स को जो है कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो इसमें जो हम मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ेंगे, मैं उस हवाले से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नॉर्मली इसके अंदर हम 6 मॉड्यूल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आई विल जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करें कि आयरिस से रिलेटेड आपकी जो जितने भी एलिमेंट है आयरिस से रिलेटेड है, वो आपको हम आयरिस को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। इसके अलावा अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से अगर देखें, आपको बेसिक अकाउंटिंग के कुछ जो है टॉपिक्स हैं जो रेलेवेंट है, क्योंकि टैक्स फाइलिंग के परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो अकाउंटिंग जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जिसके अंदर डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो स्टेटमेंट है जो इससे रिलेटेड होंगी आप आपको टीच करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स का जो मॉड्यूल है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स है, कॉर्पोरेट, इसको हम थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करने जा रहा हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर हम मॉड्यूल 1 के आयरस की बात करें तो आ, आप अपने ईमेल, अपने एड्रेसेस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने एड्रेसेस, आप अपने बिजनेस के एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट एक्चुअली आज हम कुछ ना कुछ जो स्टडी कर रहे होंगे उसके मैं रेलेवेंट जो आपको कुछ जो है इंट्रोडक्शन भी दूंगा आपकी टीचिंग का। इसके हवाले से मैं कुछ टीच भी करूंगा। इसके अलावा हमारे मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के अंदर जो नेसेसरी टर्मिनोलॉजीज हैं वो टैक्स के पर्पज के लिए, जैसे एसेट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, ये कंसेप्ट इनकम टैक्स के अंदर भी है, डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग इससे रिलेटेड। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम पॉसिबली हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं अकाउंटेंट, तो उसके हवाले से भी कुछ ना होगी। आ, इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स के अंदर क्या हम पढ़ेंगे, हम नॉर्मली इसका एक ओवरव्यू भी होगा ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आप इसके प्रेस्क्राइब रूल्स होंगे, हम पढ़ते हैं कि हम इस पर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप को रजिस्टर करना भी आपको सिखाएंगे। कंपनीज, नॉट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम इसके अलावा जो टैक्सेबल इनकम है, डिफरेंट हेड ऑफ इनकम्स के अंदर, जैसे सैलरीज है, बिजनेस है, मल्टीपल सैलरीज है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और मल्टीपल आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के, तो जितनी भी आप है उसकी टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस पर हम पोर्टल में रिटर्न फाइलिंग भी सीखेंगे इसके हवाले से। इसके अलावा हमारे इसमें एडवांस टैक्सेस, इसमें अनएक्सपेंड इनकम है, इसके अलावा मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, इसमें ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है। ये तमाम सेक्शंस को हम कंप्रीहेंसिवली इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, एग्जम्पशन, रिबेट्स से तमाम विद होल्डिंग टैक्स के मैटर्स भी इसके अंदर से कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स के इस मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर ही जो एक कम्प्रीहेंसिव हमारी तमाम कवरिंग होगी ऑलमोस्ट, आप ये समझ लें कि हमारा एंटायर लॉ जो है ऑलमोस्ट जो मेजर सेक्शंस हैं उसके अंदर सारे कवर्ड हो रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें असेसमेंट है, कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड ही कुछ आपके नोटिस आते हैं, आपको असेसमेंट्स आती हैं
इसके अलावा अपील्स आप कैसे फाइल करेंगे, आप अपील ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ग्राउंड ऑफ अपील्स क्या होती है, ड्राफ्टिंग ये सीखेंगे। इवन के यानी कि कंप्लायंसेस के अलावा आप कुछ लिटिगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम इसमें से कवर करेंगे। जी, अब हम आगे बात करें तो सेल टैक्स के हवाले से बात करें तो बेसिस जो हम सेल टैक्स का भी एक मॉड्यूल में कम्प्रीहेंसिव हमारी काफी कवरेज हुई है। हम जनरल सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनल सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कुछ सीखेंगे। इसके अलावा आप टैक्स फाइलिंग होगी इसके अंदर से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो भी इस कोर्स का हमारे का पार्ट रहेंगे। तो इसके अलावा रिटर्न है, रिफंड है, रजिस्ट्रेशन है और डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन है। तो ऑल इसमें नेक्सस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम इस किस्म में कवर करेंगे। अब हम कॉर्पोरेट और लॉज और अदर मैटर्स भी इस मॉड्यूल का पार्ट है। हम कंपनीज के बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंपनी की फॉर्मेशन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और इसके अलावा एनुअल फाइलिंग टेस्ट और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस कंपनी के हवाले से कौन कौन से फॉर्म्स हैं, और डिजिटल सिटीसी है, फिजिकल सिटीज, बेसिकली ये सारे जो हमारे कानून के अंदर हमारा पार्ट है, ये हमारे कोर्स का भी पार्ट है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा चैम्बर से रजिस्ट्रेशन है, डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी देखेंगे। अगर हम कॉर्पोरेट लॉज के अंदर अदर देखें तो हम सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है। इसके अलावा पार्टनरशिप, अगर हम देखा जाए तो नॉर्मली पार्ट बिजनेस तीन काइंड्स हैं, हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं। तो पार्टनरशिप, बेसिकली पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये एक नॉर्मली प्रोविजनल मैटर है। तो लेकिन इसको हम कम्प्रीहेंसिवली इसको स्टडी भी करेंगे, इसकी पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करते हैं, इसकी प्रैक्टिस क्या है और डिफरेंसेस हैं। तो हम इसको काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली इस कोर्स को में इस तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें साथ साथ तो यू कैन रेज योर हैंड, या आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन साथ साथ पूछ सकते हैं। क्योंकि ये एक ओरिएंटेशन सेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी क्लास के अंदर कि आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरह से इस पूरे कोर्स को परसू करेंगे, किस तरह से कोर्स को लेके चलेंगे, क्या इन मॉड्यूल वाइज कोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे और इस पर कोर्सेज का ड्यूरेशन से हवाले से जो क्वेश्चंस होंगे, ताकि मैं आपको उनके अकॉर्डिंगली आंसर कर सकूं। तो यहाँ बेसिकली ये हमारा कोर्स के कंटेंट थे, ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किए जा चुके होंगे। आप को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। नहीं तो अगर आप चाहें तो क्लास के एंड पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अगर बात करें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के हम पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं इम्पोज कैसे होते हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से कौन अथॉरिटीज हैं जो टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से आप पे और किस वाया के थ्रू टैक्सेस इम्पोज करती है, और ये टैक्स कलेक्शंस क्यों किए जाते हैं। नॉर्मली मैं एक हल्का सा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर हम जो सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान के अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर इसका फोर्थ शेड्यूल है, मैं कुछ हम हमारे पास लेजिस्लेशन कैसे होती है, कवानीन कानून साजी कैसे होती है, तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको इसके अंदर ऐड करूंगा, गाइड करता चलूंगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन है ऑफ पासिंग ऑफ बिल की बात करते हैं कि कोई भी बिल है वो नॉर्मली बिल किस तरह से होते हैं, कितनी किस्म के बिल्स होते हैं। ए बिल कोई किसी भी फेडरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई भी बिल होता है वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि नॉर्मली इसका पर्पस क्या है। कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 70 है, नॉर्मली आपने अक्सर देखा सुना होगा कि उस पर आर्टिकल फलां लगा दे, आर्टिकल फलां लगा दे। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आर्टिकल 70 जो है ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है इसके अंदर, यानी कि एक लिस्ट है जिसमें ये ऑथराइज करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो इन इन कवानीन पे, इन मैटर्स के ऊपर कानून साजी कर सकता है। तो मैं डायरेक्टली, मैंने ये चीज यहाँ लिखी है, मैं आपको वहां पे ला में भी दिखा देता हूँ कि इंट्रीज का मतलब होता है कि आर्टिकल और उसकी अगर हम बात करें 70 और उसके अंदर इंट्रीज नंबर जो है पार्ट 1 4 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, फेडरल गवर्नमेंट ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा सकती है, एक्साइज ड्यूटीज है। इसके अलावा ये जो मैटर्स आपके सामने हैं, मैं आपको तो डायरेक्टली उस लॉ के ऊपर भी लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सबसे पहले अगर बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मे ओरिजिनेट इन ईदर हाउसेस, ये नॉर्मली आपको पता होगा कि ईदर हाउसेस का मतलब सेनेट है, अपर हाउस है, लोअर हाउसेस है, नेशनल असेंबली है। तो
अगर मैं वहां से कुछ दिखाना भी चाहूँ आपको नॉर्मली, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता है। नेशनल असेंबली बेसिकली सेनेट जो है आपका अपर हाउस कहलाता है, नेशनल असेंबली है। बिल इधर हाउसेस के अंदर ओरिजिनेट हो सकता है, और जो है मेजोरिटी पासिंग के बाद बेसिकली प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है। तो नॉर्मली इसमें कुछ ऑर्डिनेंस के, कुछ कवानीन के साथ ऑर्डिनेंस भी मेंशन होता है, कुछ के साथ लॉ भी है मेंशन है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। सो दीज आर द प्रोसीजर्स। यहाँ पे आपके बेसिकली आप जो कानून है, कानून साजी का मुकम्मल पैटर्न है कि बिल कहाँ ओरिजिनेट होगा, अगर अपर हाउस है, लोअर हाउस है। तो इसमें हमारे पास जो बिल्स हैं कितनी किस्म के होते हैं, मैं थोड़ा सा इसके साथ आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं आपको पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये इस लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन है कि वो किन किन कवानीन के ऊपर कानून साजी कर सकती है। उसकी एंट्री नंबर्स हैं, ड्यूटीज ऑफ द कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इसके अलावा ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन द साल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन द अल्कोहल और लिक्वायर के ऊपर। इसके अलावा टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। सर, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है कुछ एम्पावरमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ग्रांट करता है कि कुछ लेजिस्लेशन है वो प्रोविंसेस भी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है ये प्रोविंसेस लेवल का मैटर है, तो इस पे कानून साजी प्रोविंस कर सकता है। इसी तरह से टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अलावा प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूम, तो इसके ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो फेडरल करता है। इसके अलावा टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यूज। तो अभी आपको बता दूं, तो इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इस इंपावरमेंट को यूज करके आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसमें टैक्स के मैटर्स थे, वो फेडरल की लेजिस्लेटिव पावर थी, उसको यूज करके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका 2001 है। तो ये हम इसको भी देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेसिकली कहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा सेल टैक्स है 1990 का, फेडरल एक्साइज एक्ट है, कस्टम एक्ट है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इस जो पावर को इस्तेमाल करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने ये कवानीन बना दी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई कि पावर ऑफ प्रोविंसेस के इसी यही लेजिस्लेशन कुछ प्रोविंसेस को भी पावर करता है, एम्पावर करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनका जो स्कोप है लेजिस्लेटिव का प्रोविंशियल लेवल पे, वो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, अगर गुड्स की बात करें तो ये फेडरल का मैटर है। इसी तरह से टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी, ये प्रोफेशनल टैक्सेस हैं। आप इस जो है प्रोविंसेस लेवल पे ये देखा होगा कि ये इस्तेहकाक है प्रोविंसेस का। टैक्सेस ऑन लग्जरी हाउसेस, इसके अलावा टैक्स ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लग्जरी व्हीकल्स वगैरह अगर आप देखें तो बात करें तो ये वन ऑफ द फ्यू जो बेसिक प्रोविंशियल मैटर है वो यहाँ पे प्रोविंसेस लेवल पे। तो आपने देखा हुआ कि इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस्तेमाल कर जो बलूचिस्तान सेल टैक्स है ऑन सर्विसेज एक्ट है 2015। तो प्रोविंसेस ने ये जो कवानीन है ये बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यूज करके ये कवानीन बना दी। अब बेसिकली हम ये समझते हैं कि सबसे पहले क्या रहा है कि एम्पावरमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट कहाँ से मिलती है, किस तरह से कानून साजी करती है। तो ये बेसिकली हमने इनिशियली मैटर्स डिस्कस किए। अब एक हम नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ ओवरव्यू लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली क्या है, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके 280 आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर आर्टिकल सब आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर कितनी बेसिकली एंट्रीज नंबर कितनी है। तो नॉर्मली यहाँ 280 आर्टिकल्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। 7 शेड्यूल्स के बाद 18 अमेंडमेंट आपने देखी, उसके बाद ये 5 शेड्यूल्स रह गए। अब जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो बेसिकली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लेजिस्लेटिव बॉडीज है कौन कौन से मैटर पे लेजिस्लेशन कर सकती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँ और बताता भी चलूँ। फाइनेंशियल मैटर्स, अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल मैटर्स पे लेजिस्लेशन कर सकती है, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। तो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स क्या होते हैं, जो नेशनल असेंबली या सेनेट किसी भी हाउसेस के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि इधर सेनेट में बिल ओरिजिनेट हो और फिर नेशनल असेंबली से पास हो, या नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हो तो सेनेट से पास और प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट के बाद ये एक एक्ट बन जाता है। लेकिन सब कुछ कवानीन के साथ ऑर्डिनेंस का ऑर्डिनेंस लिखा होता है। सही, ऑर्डिनेंस क्या है, अगर असेंबली सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट भी जो जो ऑर्डर पास करेगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये बेसिकली हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। बाद में अगर अडॉप्ट भी कर लिया जाए तब भी ये मैटर जो है वो ऑर्डिनेंस ही कहलाता है।
अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स क्या हैं। टैक्स कलेक्शन, नॉर्मली फाइनेंशियल मैटर में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे बजट प्रिपरेशन आपने देखी होगी, जो गवर्नमेंट प्रिपेयर एनुअल बजट प्रिपेयर करती है। फाइनेंस, इसके अलावा डिवीजन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज की डिवीजन के लिए तमाम मैटर्स जो है फाइनेंशियल से जो रिलेटेड है वो ये इससे डील करते हैं। नॉन फाइनेंशियल मैटर में अगर आप सिविल राइट की बात करें या कोई जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें या कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई आपने कानून साजी करनी है, तो वो आपके नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा ये चीजें एक्ट और ऑर्डिनेंसेस के अगर अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नॉर्मली ये आर्टिकल 70 डिफाइन करता है एक्ट क्या होता है। नेशनल असेंबली या इधर हाउसेस के अंदर कोई भी बिल पास होता है और प्रेसिडेंट के सेंट से वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डिनेंस क्या होता है, आर्टिकल 89 डिफाइन करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। अगर असेंबली सेशंस में ना हो तो आपने वो ऑर्डर्स इसमें से भी देखे होंगे। तो ये हमारे पास फाइनेंस एक्ट, अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें, ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं। बेसिकली ये फाइनेंस डिवीजन प्रिपेयर करती है बजट, और नेशनल असेंबली और स्टैंडिंग कमेटी सेनेट से अप्रूव होने के बाद बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। अच्छा, अब हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। कुछ शायद आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको क्योंकि ये आपने सर कहा कि ये तो ज्यादातर कोर्स प्रैक्टिकल एलिमेंट पे बेस कर रहा है, लेकिन आप तो सर थ्योरीज ही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो आइरिस का पोर्टल है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल ये चीज़ों पे ले जाता हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हम पढ़ेंगे कैसे, कोर्सेज को कैसे लेके चलेंगे। अच्छा, दरम्यान में कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबॉडी कैन रेज देयर हैंड और अनम्यूट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, हम आगे चलते हैं। जो आइरिस का पोर्टल है, अगर मैं आपको पोर्टल के ऊपर लेके जाऊं, तो हमारे पास जो साइट है, नॉर्मली एफबीआर की साइट्स, एफबीआर दो साइट्स को यूज करता है। देखिए, आपने फेडरल बोर्ड की साइट है, इसके अंदर आपको तमाम अपडेट्स मिल रही होंगी, आपके सर्कुलर ऑर्डर्स, एक्ट्स, आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल रहे होंगे। आपको लास्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, इनकी बुक्स, इनकी रिटर्न फाइलिंग के पैटर्न्स आपको यहाँ से मिल रहे होंगे। लेकिन आप रिटर्न एफबीआर के साथ, अब आप रिटर्न जब फाइल करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास आइरिस का पोर्टल है। तो हम आइरिस के पोर्टल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, मैं सबसे पहले, अगर आपको जो इंटरफेस है नजर आएगा आइरिस का, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में करता हूँ। ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो टैक्स पेयर जो आप अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं इनकम रिटर्न्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। ये बेसिकली क्या चीज सर्व कर रहा है, आप इंडिविजुअल बिजनेस को, तो वो अपने टैक्स मैटर को जो है वो यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा कुछ हम वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। अच्छा, हम पढ़ ये रहे हैं कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। हम इस पोर्टल के जरिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे टैक्स ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग बेसिकली ये फीचर क्या ऑफर कर रहा है आपको आईआरएस का, टैक्स पेन आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं इनकम रिटर्न्स कन्वीनियंटली। ओके, मैं आपको ये दिखाता भी हूँ कैसे करते हैं, हम ये कैसे करते हैं। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, यूजर कैन अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। हम, अगर मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊं तो हम, अगर मैं ये लॉग इन करता हूँ, ऑलरेडी हम इस पे थोड़ा सा, तो आप जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कि आप तो रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट के तौर पर भी काम करता है, यानी कि आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ अपडेट कर सकते हैं। सॉरी स्पीकिंग, मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो है, इसका मतलब है कि यूजर जो है सर, नेट का थोड़ा इशू हो गया, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मेंटोर आपको अगेन ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा इंतजार। जी, आपको मैं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सॉरी, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है फाइबर के हवाले से, तो इसकी वजह से कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। मैं दोबारा से आपको साइट पे लेके चलता हूँ। जी, आप में से हैंड रेज कर सकते हैं दरमियान में, अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी का इश्यूज ऐसा चल रहा है। तो आई होप कि ये कुछ इंटरप्शंस तो आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये हमारी क्लास की जो कंटिन्यूशन है इसको डिस्टर्ब ना करे। दरमियान में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, यू कैन आस्क ओपनली, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, तो मैं ये आपको ये बता रहा था कि ये इंटरफेस बेसिकली, ये हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं
तो हमारे पास ये जो है ये क्विक लॉन्च का सेगमेंट है, जहाँ पे आप बहुत सी ये टूल्स हैं डायरेक्टली क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या अपडेट कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल अपडेट कर सकते हैं, आप अपनी जो सेल नंबर है वो अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इनकम के सोर्सेज हैं, अगर आप अपडेट करना चाहें कोई भी, आप यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ द सोर्सेज, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सपोज बिजनेस है, सैलरी है, तो आप अगर अपडेट करेंगे तो आप बिजनेस को ऐड कर सकते हैं, अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज पे ऐड कर सकते हैं, एड्रेसेस, यूटिलिटी कनेक्शन पे आप ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट है, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अपने एम्प्लॉयर, अगर आप जॉब करते हैं अपने अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ दिस सेक्शन क्या आपको आपको ऑफर कर रहा है कि आप टैक्स पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यूजर कैन अपडेट पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये पोर्टल आपको एक्सेस देता है। टैक्स वेरिफिकेशन, द पोर्टल ऑफर्स टूल्स, तो आप अपने मल्टीपल जो है टूल्स वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इस पोर्टल के अंदर आपको कुछ चीजें, ये देखिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन का सेगमेंट है। आप इसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज आप एक्टिव टैक्स पर लिस्ट के अंदर सेल टैक्स को देखना चाहें, एक्टिव टैक्स पर लिस्ट है, इसके अलावा प्रोफाइल इंक्वायरी करना चाहें, तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोटिस वेरिफिकेशन, आप सीपीआर, आपने सपोज कहीं से सैलरी जो है आपको एम्प्लॉयर ने सैलरीज के अगेंस्ट आपका टैक्स विद हेल्ड किया है, तो जिस सीपीआर के अगेंस्ट किया है तो आप सीपीआर को यहाँ से चेक कर सकते हैं। पॉज इनवाइस वेरिफिकेशन का प्लेटफॉर्म भी आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह 7E का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको मल्टीपल वेरिफिकेशन के टूल्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप ये मल्टीपल ये तमाम सेगमेंट की चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ई पेमेंट, यहाँ से आप ई पेमेंट भी, मतलब आपकी टैक्स अगर एडमिटेड इनकम है, आपकी चालान आपने जनरेट करने हैं, तो यही फॉर्म, इसके लिए इससे पहले सेपरेट एक प्लेटफॉर्म होता था ई फाइलिंग के लिए, तो अब आप एक ही प्लेटफॉर्म से ये तमाम वन विंडो के तहत ये तमाम चीज़ें एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा टैक्स पेमेंट जो मैंने आपको बता दिया, टैक्स पेयर सर्विसेज के अंदर बात करें, आप वेरियस टैक्स रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे इंफॉर्मेशन स्पेशली क्या कर सकते हैं, टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। टैक्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है ये हम आगे जाके जब हम इस फेज पे पहुंचेंगे तो हम ये भी लर्न कर रहे होंगे। आज इसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर जो चीज हम इसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से करते हैं कि सर ये रजिस्ट्रेशन है या इनरोलमेंट है, ये कैसे होती है, हम थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। इससे पहले अगर मैं आपको एफबीआर की इस पोर्टल के हवाले से बताता चलूं कि हम ये जो कानून या कोई भी चीजें हम रेफरेंस लेंगे, तो आप इन कानून जो बुक्स हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या रूल्स हैं, ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड करता है। ये प्लेटफॉर्म आपको आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्ट रूल्स, अगर आपने किसी भी चीज को डाउनलोड करना है, तो जैसे क्योंकि अब पूरा का पूरा अगर हम रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, जैसे ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अगर हम सेल टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये बुक्स आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स होती है जो टॉप पे आपके पास सेगमेंट अवेलेबल है, अपडेटेड 30/6/2026 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ये फॉर्मेट आ जाएगा आपके पास। क्योंकि हमारा हम तमाम जितनी भी रिटर्न फाइलिंग के दौरान, कंप्लाइंसेस के दरमियान, अगर हम लिटिगेशन के दरमियान जितनी भी रेफरेंसेस हैं, तो हमारे पास जो सब फर्स्ट रेफरेंसेस है वो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 242 इसके सेक्शंस हैं। अगर हम बात करें 242 सेक्शंस हैं, हम इसको कैसे रीड करेंगे मैं थोड़ा सा आपको आप इस स्लाइड के थ्रू भी बताता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और बेहतर हो जाए। अगर हम बात करें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की, इसके अंदर चैप्टर्स वाइज इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर के आगे पार्ट्स हैं, पार्ट्स को फर्दर डिवीजन के अंदर डिवाइड और उसके अंदर सेक्शंस हैं। तो अगर हम डायरेक्टली इसको भी देखें तो इसकी भी रीडिंग्स ऐसे ही हैं कि अगर आप इसको वो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टॉप, आपको नजर आएगा कि इसके अंदर ये किस तरह से सेग्रीगेशन है इसकी, तो हम रीडिंग करने में हमें आसानी होगी कि बेसिकली ये पार्ट कैसे है।
जी आप जैसे देखते हैं सबसे पहले ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर अगर हम बात करें इसके चैप्टर 1 चैप्टर 2, अगर हम फर्दर देखें इसके अंदर चैप्टर्स के अंदर पार्ट्स हैं और पार्ट्स के फर्दर इसके अंदर डिविजन्स हैं, लेकिन अगर हम डिविजन्स के बाद बात करें तो इसके सेक्शंस आ रहे हैं। तो इसके अंदर 242 सेक्शंस हैं, 242 सेक्शंस हैं। और अगर उसके बाद उसमें कुछ हमारे शेड्यूल्स भी हैं। तो शेड्यूल्स हमारे पास जो शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल बेसिकली इसमें रेट्स गिवन होते हैं। तो हम जो जो रेफरेंसेस हैं इसमें नॉर्मली हम इसको रीड कैसे करते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे भी आपको मेंशन किया हुआ है। सपोज समवेयर इज रिटन के आपने लॉ को कैसे 1 3 पी और अगर हम 2 की बात करें तो ये सेक्शन 1 कहलाता है, इसका सब सेक्शन 3 है और क्लास बी और उसकी सब क्लास 2 है। तो हम नॉर्मली जब लॉ को रीड कर रहे होते हैं तो हम इसकी रीडिंग नॉर्मली इस तरह से होगी। तो आज हम थोड़ा सा सबसे पहले कि रिटर्न्स क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है, तो मैं कुछ दो सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। 181 टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन। अगर हम टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन की बात करें कि एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन ए प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड ए प्रेस्क्राइब मैनर फॉर द रजिस्ट्रेशन। देखिए अगर टैक्स पेयर की बात करें तो टैक्स पेयर कौन हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, हम इसमें डिफरेंट बिजनेस के मॉडल भी यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। सपोज नॉर्मली हम जब इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे तो नॉर्मली हम 3 तरह के बिजनेस पढ़ेंगे। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या होता है, इसके अलावा एओपी, पार्टनरशिप भी कहते हैं जिससे हम फर्म की बात भी करते हैं, इसके अलावा कंपनीज। अगर हम कंपनी की बात तो नॉर्मली हम इन 3 बिजनेस की रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से सीखेंगे और ना सिर्फ की कंप्लायंसेस भी सीखेंगे और रिटर्न फाइलिंग की भी ये हमारे कोर्स का पार्ट है। तो यहाँ पे अ, आपको बताने का पर्पज ये है कि टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन, इसमें ये बात कर रहा है कि कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द केस वेयर द नेसेसिटेड बाय द फैक्ट, यानी कि कमिश्नर के पास ये ऑथराइजेशन है कि अगर वो नेसेसिटेड बाय द फैक्ट, अगर वो ये समझता है कि वो आप इवन कि आप इससे रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, आपकी कुछ एक्टिविटीज एफबीआर के साथ है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आप आप कोई बैंक से प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं, आपको इंटरनेशनल को रेमिटेंसेस आती हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उन केसेस की बिना पे एफबीआर आपको, कमिश्नर जो है आपको क्या कर सकता है, आपको रजिस्टर भी कर सकता है। ये कमिश्नर की पावर है। इसके अलावा कहते हैं टैक्स पेयर स्कीम शैल बी रेगुलेटेड थ्रू द रूल्स, कुछ रूल्स हैं मैं, लेकिन नॉर्मली इंडिविजुअल के केसेस के अंदर मैं बात करूंगा कि 2015 के बाद ऑनवर्ड एवरी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली जब हम बात करते हैं टैक्स से रिलेटेड तो एक पर्सन की डेफिनेशन आती है, कुछ कुछ आपको उस वाले से एक्सप्लेन करता हूँ कि पर्सन क्या होता है। नॉर्मली हम एवरीबॉडी कंसिडर के जो पर्सन होता है, नॉर्मली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है 80 सेक्शन डिफाइन करता है कि पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल में कौन लोग आते हैं, इंडिविजुअल के अंदर सैलरीड पर्सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय भी हो सकता है, बिजनेस ओनर भी, सोल प्रोप्राइटर, शॉपकीपर हो सकता है, फ्रीलांसर है, या कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट या वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली पर्सन, जब भी लॉ हम डिफाइन करता है, जब भी कोई बात करेगा तो पर्सन को कोट करेगा। तो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर नॉर्मली क्या कवर करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको लास्ट से भी दिखा देता हूँ कि 80 सेक्शन क्या कहता है, पर्सन कौन होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमें हर जगह हमारे हमारे साथ लिंक रहेगी। सो पर्सन क्या है, कहता है द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस। इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल कौन होता है, कंपनीज। अब वो इंक्लूड कर रहा है कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन शामिल है। कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जब बात करें, इनकॉर्पोरेट फॉर्म ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश होती हैं वो भी पर्सन की डेफिनेशन में शामिल है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी शामिल है। तो मैंने इसका क्रक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हम देखें कि इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है कंपनी, फर्म, ओपी। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो एक्ट है 2017 के अकॉर्डिंग, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, तो इनमें से कुछ भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो वो कंपनीज एक्ट अगर फॉर्मुलेट है तो वो एक पर्सन की डेफिनेशन में आती है। इसी तरह ओपी फॉर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। वो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर इसकी डेफिनेशन, ये भी हम क्योंकि फॉर्मुलेशन इतना सीखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में आ रहा है। इसके बाद अगर हम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो ये तमाम पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। दोबारा से आपको उसी डेफिनेशन पे लेके जाता हूँ
के पर्सन है तो रिक्वायर्ड एक रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जैसे हम एनटीएन नॉर्मली हम बात करें तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल के केसेस के अंदर उसका जो कंप्यूटराइज सीएनआईसी नंबर ही है वही उसका सीएनआईसी कहलाएगा, बट उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। सर ये कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पे दो पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, ई इनरोलमेंट है और न्यू रजिस्ट्रेशन। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है, टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म में कैसे होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके ऊपर थोड़ा सा इसको इसके से रिलेटेड आपको गाइड करता हूँ। आपकी जब आप एनटीएन या रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल के केस की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल के केस में इसके दो पार्ट है। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन शामिल होती है और आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन शामिल होती है। चले हम इसको लगे हाथ इसको थोड़ा सा सीखते भी हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बुनियादी बातें बताता हूँ कि जहां स्टेरिक्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर एनटीएन इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रीफिक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप नाम के साथ मिस्टर मिसेस, ये चीजें यू नो बेटर कि आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नाम के तीन पार्ट गिवन है, फर्स्ट और लास्ट पार्ट के अंदर आपका स्टैटिक गिवन है। समटाइम ऐसा होता है कि लोगों के पास सिंपल सिंगल सिंगल नेम होता है। अगर सपोज फर्स्ट नेम के अंदर वकार है, वकार है, तो आपके पास अगर मिडिल नेम नहीं है, आपके पास नाम के दो हिस्से हैं, तो पहले पार्ट के अंदर और लास्ट पार्ट के अंदर आप ये ऐड कर देंगे। अगर आपका नाम सम रेयर केसेस के अंदर अगर आपका लास्ट पार्ट, आपका नाम का सिर्फ एक पार्ट है, वकास सिर्फ आपका नाम है, तो लास्ट के अंदर एक प्रैक्टिस के अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक सिर्फ स्पेस ऐड कर देंगे। सर स्पेस कैसे ऐड करने से नेट विल एक्सेप्ट, क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ है, नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करता अदर केसेस के अंदर, क्योंकि वो आपको एरर देगा। इसके बाद अगर आप करंट सर्विस प्रोवाइडर ऐड करते हैं, कोई भी आपकी आपकी आपका कनेक्शन किसी भी नेटवर्क से रिलेटेड है, अगर आपका कन्वर्टेड है, अगर मोबिलिक से टेलर में कन्वर्टेड है, तो उस कन्वर्टेड नेटवर्क को मेंशन करेंगे, जैसे टेलर मैंने मेंशन किया। और सेल नंबर के लिए वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपका जो ये सेल नंबर है आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो। ठीक है, ये चीज आपको कंसिडर करना है जब आप रजिस्टर्ड हो रहे हो। इसके अलावा आपका ईमेल, आपका कंफर्म ईमेल आप यहाँ पे टैग करते हैं, तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इस तरह से ऐड करेंगे। ये बेसिकली आपका प्रोसेस है। इंडिविजुअल के केसेस में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब हम एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस के लिए नथिंग स्पेशल। अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस के आपके सीएनआईसी पे आपका परमानेंट एड्रेस भी गिवन होता है, आप परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं। आप किसी की रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, किसी आप घर से दूर जॉब के सिलसिले में रह रहे हैं, आप दोनों किसी केसेस के अंदर अपना एड्रेस दे सकते हैं। दिस इज नॉट अ कंपल्सरी इन दिस केस कि आप, लेकिन डिपेंड करता है आप और किस किस्म की प्रॉपर्टीज के अंदर रिजाइड कर रहे हैं। सपोज आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप फॉर्म किस तरह उसका हाउस है, आप हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मेजरमेंट में आप कोई भी देखिए, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है एज सच। कुछ इंफॉर्मेशन आप लेटर ऑन बाद में अमेंड भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास मरला है, देखिए यहाँ इसका कोई इंपैक्ट टिल द टाइम के, इसका ऐसे कोई इंपैक्ट नहीं है कि फ्यूचर में इस बेसिस पे आपको कोई नोटिस आ जाए। ठीक है जी, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है। आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, जैसे हम फेसबुक का कोई अकाउंट बनाते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसी तरह से कोई टोटल एरिया सपोज मैंने मरला की शक्ल में किया 15, यूनिट नंबर के अंदर क्या होगा, नॉर्मली यूनिट के अंदर आपका हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर आप एंटर करेंगे, या आपका ऑफिस नंबर है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रीट है, अगर स्ट्रीट मेंशन करना है, लोकेलिटी आपका जैसे किस एरिया के अंदर, जैसे हम रावलपिंडी के अंदर चकलाला है की बात करें तो लोकेलिटी है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हुए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप ये सिटी को सिलेक्ट करें, सिटी को सिलेक्ट करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे रावलपिंडी सिलेक्ट करता हूँ, आपको मल्टीपल सिटी, तो इसकी बेसिस पे आपकी जोरिस्डिक्शन डिफाइंड होती है। सर ये जोरिस्डिक्शन क्या होती है, आपका आरटीयू डिफाइंड होता है। मैं अभी आपको आरटीयू के बारे से भी बात बताता हूँ। जोरिस्डिक्शन का मतलब है कि फ्यूचर के अंदर देखें,
आपको जब भी कोई कॉरस्पॉन्डेंस होगी तो आपका जो आरटी है, कंसर्न आरटीयू का आपके पास मूव करना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ये बाद में चेंज हो जाता है, बट अगर आप जो है आरटीयू चेंज करते हैं उसके लिए थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज हो जाती है। हाँ, एड्रेस चेंज करने के लिए कुछ चीज़ों के लिए आपको आसानी होती है, लेकिन यहाँ जब आप ऐड कर रहे हो तो यू नीड टू बी केयरफुल कि यहाँ पे जब आप सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो इसकी बेसिस पे आपका आरटीयू जो है वो डिटर्मन या आपका आरटीओ जो है वो एलोकेशन हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ आरटीओस हैं। आरटीओस अगर हम बात करें तो आपके पूरे कंट्री के अंदर कितने आरटीओस हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आपके इस एड्रेस की बेसिस पे इसमें कुछ एलटीओस हैं, लार्जर टैक्स पेयर यूनिट्स भी हैं, इसके अंदर आरटीओस भी हैं, इसके अंदर मीडियम टैक्स पेयर यूनिट्स हैं। सपोज मैंने रावलपिंडी का या चकवा कुछ एक एरिया को, रावलपिंडी है इसकी जो एरिया के अंदर, तो हमें हमारा ये जो आरटीओ है बेसिकली, तो ये एलोकेशन होती है बाद में। अगर हमें कोई ऑफिस जाना पड़ता है, अगर हमने सपोज हम किसी रिमोट एरिया के रहने वाले हैं और हमने वो एड्रेस दे दिया तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आरटीयू जो है वो हमें एलोकेट हो जाएगा जी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। अब हम बात करें इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, या खुद ब खुद इसका डिस्ट्रिक्ट और सिटी के बाद मिलेगा। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जरूरी नहीं है कि आप जहां रेजिडेंट हैं वो आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप में हो। आप बेनामी लीज या टेनेंट भी हैं या ऑक्यूपेंट हैं, आप अपने फादर भाइयों के साथ रह रहे हैं, तो आप इसकी सिलेक्शन करेंगे ओनर्स। आप ओनर हैं तो ओनर आप जितने परसेंटेज के ओनर, अगर दो भाई रह रहे हैं 50% के ओनर हैं तो 50% की शेयरिंग के साथ। अगर आप ओनरशिप में नहीं है तो यू नीड नॉट टू मेंशन बेनामी, लेकिन आपको यहाँ पे 1% मेंशन करना होता है। अच्छा, इसके लिए फर्दर क्या है, आप यहाँ पे ये कैप्चा ऐड करते हैं तो आपके पास 6 फिगर का दो कोड्स आते हैं। दो कोड्स आते हैं आपको आपके ईमेल पे और आपके सेल नंबर पे जो आपने ऊपर ऐड किया था। इस पे 6 डिजिट के जो आपके पास दो पिन आपको कोड्स आएंगे, आप उनको ऐड करेंगे। इस ऐड करने के बाद दोबारा आपको ईमेल के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका सीएनआईसी नंबर होता है वो मिलेगा सीएनआईसी। आपका पासवर्ड आपको पासवर्ड आपका आएगा और एक पिन आएगा। पिन आपका डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। तो ये बेसिकली आपकी इसी मेल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। सपोज सम टाइम केसेस के अंदर ये होता है कि आपको ये मैसेज रिसीव नहीं हो रहा होता, तो एफबीआर अगर आप क्या करेंगे, अगर आप अपने नंबर से अगर आप अपने नंबर से मैसेज टाइप करते हैं 9966 पे सेंड करते हैं तो यू विल स्टार्ट रिसीविंग योर मैसेजेस। सो तो हमने ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इसमें कोई इसके अंदर कोई क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। नॉर्मली हम ये अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर हम इसको सबमिट करते हैं, सबमिशन के बाद क्या होता है, आप जो उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज करके इस प्लेटफॉर्म से लॉगिन हो सकते हैं। अच्छा सर, ये ई इनरोलमेंट क्या होती है? अब हम इनरोलमेंट की बात करते हैं। सर, समटाइम आप रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको एंड पे वो एरर दे रहा होता है ई इनरोलमेंट का। नॉर्मली एफबीआर जो है, हमने अभी पढ़ा अंडर सेक्शन 181 के कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो आपको रजिस्टर कर सकता है। समटाइम हमारी कुछ सीएनआईसी के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज होती हैं। सर वो क्या होती हैं जिसकी बिहाफ पे एफबीआर के पास ये पावर है कि आपको रजिस्टर कर सके? मैं थोड़ा सा आपको देखिए, अगर फर्स्ट टाइम जैसे मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन की, मैंने लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो होता है। इसका मतलब है कि मेरी रजिस्ट्रेशन भी हो गई। सम टाइम ऐसा होता है कि एफबीआर के पास कुछ मालूमात होती हैं। मालूमात का मतलब है कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल करते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर आप प्लॉट परचेज किया, आपने लैंड परचेज की, आपने कोई फ्लैट परचेज किया, तो वो तो एक बिजनेस एक्टिविटीज होती है, तो उसकी बेसिस पे भी एफबीआर, या आपने कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे किए, आपने कोई व्हीकल बाय एंड सेल की, तो इसके अलावा आपने कोई पेमेंट आपकी विदहोल्ड हुई। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने
और आपकी जो सैलरी है वो 600,000 से ज्यादा है, तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपकी जो है वो टैक्स विद हेल्ड करेगा और गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। इन दैट केस आपकी तमाम इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास मौजूद होगी। तो उस बिहाफ पे एफबीआर आपको रजिस्टर्ड कर सकता है, रजिस्टर्ड कर सकता है, लेकिन यू जस्ट नीड ए क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, तो आप ई एनरोलमेंट की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने ट्रेवल किया है इंटरनेशनली तो भी इंफॉर्मेशन, बेसिकली क्या है, एफबीआर के पास कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है कि आपको डायरेक्टली बहुत इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर दे, तमाम चीजों को सेंट्रलाइज कर सके, लेकिन दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल, वो अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इंटरनेशनल ट्रेवल से रिलेटेड, तो उसके बिहाफ पे भी आपको रजिस्टर कर सकता है। आ, अगर मैं बात करूं, दोबारा से हम उसी पार्ट पे चलते हैं, उसी चीज को देखते हैं। आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की, न्यू रजिस्ट्रेशन की आपने, और आपने अब बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप लॉग इन हो गए। दूसरे केस में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के दौरान में आप एरर देगा इनरोलमेंट के हवाले से। इस केस के अंदर जस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सर बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या देनी है? देखिए, पहले तो वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ वहां पे जो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले रहा था, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन की। यहाँ आप सिर्फ सीएनआईसी देंगे, आप सर्विस प्रोवाइडर को इंटर करेंगे, सेल नंबर, और आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑन सीएनआईसी जो आपका सेल नंबर वहां से, और ईमेल, और ऐड करेंगे तो सेम पैटर्न जो पहले से आ रहा था, जैसे आपको ईमेल पे और आपके सेल नंबर पे रिसीव होगा आपको कोड 6 डिजिट का। फिर आपको लास्ट पे ईमेल के ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका सीएनआईसी नंबर है, आपको पिन और आपको पासवर्ड रिसीव होगा। तो आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एफबीआर के इंटरफेस के ऊपर लैंड कर लेंगे, यानी कि वो क्रेडेंशियल्स को यूज करते हैं। सपोज मेरे पास एक क्लाइंट है, मैंने ऑलरेडी उनकी रजिस्ट्रेशन की, मैंने लॉग इन किया, तो नाउ यू आर लैंडिंग हेयर, आप यहाँ पे लैंड कर रहे हैं। अब ये इंटरफेस आपको क्या क्या एक्सेस देता है? मैंने पहले बताया कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन, आपकी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको डेक्लेरेशन में जाना है, आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आपका ये सेक्शन, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आपने, आप इंडिविजुअल के केसेस के अंदर अपने बिजनेस को एफबीआर के साथ अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम वो भी हम करना सीखेंगे। मैं इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये इंटरफेस के अंदर आपकी डेक्लेरेशन, एसेट डेक्लेरेशन है, रेक्टिफिकेशन करना चाहें, अपील्स है, रिफंड है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आपको सर्विसेज ऑफर कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले जब हम रिटर्न फाइलिंग के लिए जाते हैं, या तो हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ इंफॉर्मेशन एफबीआर के साथ मौजूद होती है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हम अपने एमआईएस सिस्टम, एमआईएस लॉस कॉर्नर के ऊपर आपके एमआईएस के नाम से एक मेन्यू लिस्ट नजर आ रही होगी, इंफॉर्मेशन सेंटर, आप इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स में अगर हम जाएं और अगर हम इसको सर्च करें, तो आपकी एफबीआर के साथ कोई एक्टिविटीज है, पेमेंट आईडीज, सीपीआरस। सीपीआरस का मतलब है आपका कोई टैक्स विद हेल्ड हुआ तो उसके अगेंस्ट सीपीआरस। आप पीएसआईडीज, ये हम आपको सारे पढ़ाएंगे। आपका विद होल्डिंग एजेंट कौन था, ये डिटेल्स आप यहाँ से, ये आपको एक्सेल का एक आइकन नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका किस ईयर के अंदर ये एक्टिविटी हुई, आपका कितना टैक्सेबल अमाउंट थी, और आपने कितनी अमाउंट पे की, तो इससे आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, और एफबीआर की मालूमात से आपको इन्फॉर्मेशन की एक्सेस मिलेगी। इसके अलावा ये इंटरफेस आपका, ये क्विक लॉन्च का एक सेगमेंट है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली पेमेंट करना चाहते हैं तो ये पेमेंट का सेक्शन है डायरेक्टली। आप यहाँ से फेडरल एक्साइज, इनकम टैक्स, अगर आप कोई भी टैक्सेस पे करते हैं, आगे जाके हम इसको कंप्रिहेंसिव जब स्टडी कर रहे होते हैं, आपकी एडमिटेड इनकम है, आपकी एडवांस इनकम है, और रेलेवेंट जो आपका सेक्शन हो पेमेंट के हवाले से, वो यहाँ से हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल टैक्स से रिलेटेड है, आप देखें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो अपना एनटीएन का सर्टिफिकेट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप यहाँ पे जाके अपना सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन के, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप पिन, मैंने आपको बताया कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको 3 तरह के जो है इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। 3 तरह की इंफॉर्मेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके पास सबसे पहले आपका सीएनआईसी जो होता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि मैंने अब ये भी पढ़ा कि 181 के तहत आपका 2015 के बाद आपका सीएनआईसी ही आपका जो एनटीएन नंबर है।
तो CNIC आपका पासवर्ड और आपका एक पिन रिसीव होता है। आप पिन को अपडेट करना चाहें, चेंज पिन, आपका जो भी पिन है, आप यहाँ जाते हैं तो आप यहाँ से, आपको पुराने पिन को याद करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आप यहाँ पे न्यू पिन ऐड करें तो आपका पिन अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड। आपको जो पासवर्ड रिसीव हुआ, अगर आप चेंज करना चाहें, आप पॉलिसी ये है कि आप जो पासवर्ड है आप हर 2 मंथ के बाद इसको अपडेट करेंगे। पासवर्ड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आप नॉर्मली 8 कैरेक्टर्स, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। 8 कैरेक्टर, इसमें नंबर्स मिनिमम 1 एक नंबर यूज करें, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करेंगे ताकि फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आप ये अपना ये भी अपडेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप प्रोफाइल के अंदर, अपनी प्रोफाइल में अगर आप जाएं तो प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये इंटरफेस आपको क्या प्रोवाइड करता है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें, आपका नाम, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका RTO, ये RTO आपका डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ रही होंगी। आप इस तमाम इंफॉर्मेशन में हर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर सकते, तो जहां आपने देखे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इनिशियली जो ईमेल दिया आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अपना सेल नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इनकम सोर्सेस, आप सपोज इंडिविजुअल हैं तो आपके कौन कौन से सोर्सेस, आप मल्टीपल सोर्सेस भी, सपोज आप सैलरीड पर्सन है और आप बिजनेस से भी कुछ अर्न करते हैं या आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो ये डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। आप अपने उन तमाम बिजनेस की डिटेल प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे अपना नाम, आप कैपेसिटी, ये तमाम डिटेल अपनी ऐड कर सकते हैं। एड्रेसेस, यूटिलिटी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मीन समबडी आपके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करे या आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये हम आगे जाके इसको तफसील से इन सेक्शंस को भी पढ़ेंगे। यहाँ तक होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ। हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सीख रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमने इंटरफेस के ऊपर लैंड किया। इसके अलावा ये इंटरफेस आपको आपकी जो FBR के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होती है, मैं उसकी डिस्कशन करता हूँ। FBR आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करता है, कॉरस्पॉन्डेंस आपको नोटिस करता है, तो वो आपके इनबॉक्स में आ रहा होता है। जैसे डिक्लेरेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, जब आगे जाके इसको स्टडी करेंगे, जैसे इस पर्सन के 3 नोटिस हैं, 114(4). 114 का मतलब है कि कौन लोग इसमें से रिटर्न फाइल करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ ये बता रहा हूँ कि बेसिकली आपकी कॉरस्पॉन्डेंस, आप कोई भी वर्क करते हैं और अनडन छोड़ देते हैं, तो आपका वो वर्क पेंडिंग के अंदर, सपोज मैंने रिटर्न स्टार्ट की और मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, तो इट विल सेव इन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आउटबॉक्स के बाद ये कंप्लीटेड टास्क के अंदर आपके वो तमाम डिक्लेरेशन या रिटर्न आपकी यहाँ चली जाती है। लेकिन जो बेसिक आपका इनबॉक्स है या FBR की जो कॉरस्पॉन्डेंस है, वो आपके इस पोस्ट सेगमेंट से आपके साथ हो रही होती है। आप फिल्टर लगा के भी ये कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इंटरफेस है, ये आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इसकी मुकम्मल वीडियो गाइडलाइंस भी मौजूद है इस साइट पर। बट एक्चुअली ये चीज आपको ये इंटरफेस, ये जो आयरस का जो पोर्टल है, ये और क्या एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप देखिए कैपिटल एसेट्स की, क्योंकि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो ये ई-पेमेंट, टैक्स आसान, FBR मालूमात, इसके लिए अलग से क्विक लिंक्स सेपरेट भी दिए गए हैं। आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो ये नीचे वेरिफिकेशन के लिए आपकी एक्सेस करेगा कि आप किन किन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमने एंड-टू-एंड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो देखा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि हु विल फाइल द टैक्स रिटर्न्स। अगर मैं बात करूं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है सबसे, 114। अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हु विल फाइल द रिटर्न। इसके लिए मैंने सेपरेट क्रक्स भी बयान किया, लेकिन मैं कुछ चीजें यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनेंस फॉलोइंग पर्सन। देखिए, मैंने आपको बताया कि पर्सन, जब भी वो पर्सन की हम बात करेंगे तो पर्सन के डेफिनेशन के अंदर हमने देखा इंडिविजुअल भी है, इसके अंदर कंपनीज भी हैं, इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी है, इसके अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट भी है, इसके अंदर पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी है, इसका पार्ट है। इसके अंदर NGOs हैं, इसके अलावा NPOs वगैरह है। मीन अगर ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट, फाउंडेशन, यानी कि पर्सन की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 80 के तहत अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा कि किन किन को रिटर्न फाइल करनी है, तो वो यहाँ पे सेग्रीगेट कर रहा है। वैसे पर्सन की डेफिनेशन में सब आ रहा है, एवरी पर्सन, एवरी कंपनी, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी। टैक्सेबल इनकम लास्ट जो है वो एक खास रेंज से एक्सीड कर रही है तो पड़ेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर एनी पर्सन हुज इनकम
फाइनल टैक्स रजीम में आती है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ क्रक्स भी बयान करता हूँ कि बेसिकली हु नीड टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। तो कंपनीज, मैंने कहा था फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम। तो कंपनीज, इंडिविजुअल एंटिटीज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन अंडर द टैक्स, फाइनल टैक्स तो हम जैसे वहां पे हमने पढ़ा। इसके अलावा अब अगर हम इस टैक्स इस सेक्शन को देखें, एक फर्दर कैटेगरीज है जो जिसमें से मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी शो कर दी। एनी पर्सन नॉट कवर्ड, अगर इन पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होता तो कौन लोग हैं जो और भी दे हैव टू फाइल द रिटर्न। अगर आपने प्रीवियस लास्ट 2 इयर्स के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो भी आपको आपको टैक्स रिटर्न्स आपको फाइल करना है। अगर आपने कैरी लास्ट ईयर में आपको लॉस हुआ है तो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और नए ईयर्स के अंदर आप प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। प्रॉपर्टी ओनरशिप, अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की प्रॉपर्टी है स्पेसिफाइड एरियाज, ये हम पढ़ेंगे। आपके पास 1000 सीसी की गाड़ी है, अगर आपने एनी टाइप पॉइंट ऑफ टाइम एनटीएन एक दफा, जैसे अभी आपने एनटीएन बनाया, एक दफा रजिस्ट्रेशन कर ली, तो आप हर साल अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपकी आपकी जो इनकम है वो स्लैब्स, अकॉर्डिंग टू स्लैब्स, कि मतलब सपोज सैलरी के केसेस के अंदर 600,000 तक एग्जाम्प्ट है, ये हम आप आगे पढ़ेंगे। तो आप, ये मैटर नहीं करता, बट यू स्टिल नीड टू फाइल ए टैक्स रिटर्न। अगर हम और बात करें इसके बाद, हाई यूटिलिटी कंजम्पशन, अगर कौन पर्सन हाई यूटिलिटी, यानी अगर आपके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं और उनकी बिल एक्सीड करता है एनुअली 500,000 से, तो भी आपको फाइलिंग रिक्वायर्ड है कि आप आर कहते हैं कि आप रिटर्न फाइल करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई प्रोफेशनल बॉडीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी हो सकती हैं, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो सकता है, कोई बिजनेस एसोसिएशन हो सकती है, कोई प्रोफेशनल बॉडी जैसे आईसीएमए है, सीए है, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, या पाकिस्तान बार काउंसिल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपना रिटर्न, वो दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। अगर आपकी फॉरेन इनकम है, अदर नोटिफाइड, इसके अलावा लास्ट सेक्शन के अंदर वो सबको ही कवर कर लेता है। अगर बात करें सर ये कैसे है, अगर एफबीआर किसी भी पर्सन को नोटिफाई कर देता है, ठीक है, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड कि ये टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, तो यू हैव दैट पर्सन हैव टू फाइल ए टैक्स रिटर्न। अच्छा सर, आगे हम बात करते हैं, तो ये हम इस सेक्शन के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी स्टडी कर रहे थे। तो ये इस रिटर्न फाइलिंग के पर्सपेक्टिव से देखिए तो इस कैटेगरीज में ही कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये है कि अगर आपने एक दफा एनटीएन बना लिया तो यू हैव टू फाइल रिटर्न कंटिन्यूली अनटिल अनलेस, हम बात करते हैं कि एफबीआर जो है, ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी। अगर आपके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर है और उसकी बिल आपका 500,000 से आता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपके एक्सेल की शीट के ऊपर आपने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। अब एफबीआर कहता है कि आपको रिटर्न कैसे फाइल करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल रिटर्न, एक क्लैरिकल जॉब करनी है और रिटर्न सबमिट कर लेनी है। देखिए अगर हम बात करें तो रिटर्न के अंदर नॉर्मली इसका फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। रिटर्न के अंदर आपकी जो रिटर्न होती है वो इस तरह से, आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक वेल्थ स्टेटमेंट है 116 और आपकी रिटर्न का पार्ट है इसमें आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। अब इस सेक्शन के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब वो ये कहते हैं कि आपने जो रिटर्न करनी है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर हो, शेल बी अकम्पनीड विद एन एग्जर्स। अगर रिटर्न से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं डायरेक्टली आपको यहां से भी दिखाता हूं ताकि आपको, रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी सबमिटेड इन ए प्रेस्क्राइब फॉर्म एज रिक्वायर्ड एन एग्जर्स स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होने चाहिए। सर इसका क्या मतलब है, अगर हम इस बात समझें कि अगर आप यहाँ रिटर्न फाइल करते हैं तो सपोज आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अपलोड करेंगे। अगर आपकी बिजनेस की रिटर्न है तो आप इसके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आप साथ ऐड करेंगे, यानी कि तमाम डॉक्यूमेंट्स।
must fully disclose all relevant particulars including record maintained by the taxpayer. अब क्या करेगा, वो डिस्क्लोज भी करेगा और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। नॉर्मली आपको 6 years का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मस्ट बी साइन बाय द टैक्स पेयर, आप या रिप्रेजेंटेटिव आपकी रिटर्न को सबमिट करते हुए साइन करेगा। नॉर्मली डिजिटल सिग्नेचर यूज होते हैं। मैं आपको अभी जो हमने पिन अपडेट किया जिसमें वो डिजिटल सिग्नेचर के तौर पे काम करता है। मस्ट इंक्लूड प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट, आपने अगर कोई पेमेंट किया है तो जिस सीपीआर के तहत आपने पेमेंट किया है वो भी आप अपलोड करेंगे। इसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया 2 पार्ट होते हैं, फॉरेन इनकम। तो ये सारा आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो दिस विल बी, कौन लोग, मैंने सबसे पहले पार्ट में बताया कि कौन लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसकी कैटेगरीज पर्सन की डेफिनेशन में। इसके अलावा उन्होंने एक सेपरेट सेक्शन अलग से कैटेगरीज कर दी। ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, अकम्पनीड विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अगर वो कहता है कि अगर आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं या वेब पे तो मैग्नेटिक मीडिया पे, तो बेसिकली दिस इज मैग्नेटिक मीडिया। आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो दिस इज एन मैग्नेटिक मीडिया। आप इस मीडिया की तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी दिस इज कंसिडर्ड द फाइल रिटर्न। वो ये कहता है यहाँ पे कि वो आपकी रिटर्न कंसिडर होगी एज ए फाइल, रिटर्न फाइल कंसिडर होगी। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। कुछ केसेस के अंदर एफबीआर रिक्वायर कर सकता है कि आप लेसर देन 12 मंथ शॉर्टर पीरियड के लिए भी रिटर्न फाइल करेंगे। सर इसका क्या मतलब है, अगर टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है, 12 मंथ का मतलब है, नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर की जब बात करते हैं तो ये आगे हम अगले क्लासेस के अंदर, फाइनेंशियल क्या होता है, आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून, अगर जून के साथ जो ईयर है सपोज 24 है तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर 24 कहलाएगा। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, अगर हम बात करें तो डेथ ऑफ द टैक्स पेयर्स की केसेस के अंदर आपको लेसर देन, नॉर्मली आप 12 मंथ की रिटर्न फाइल करते हैं, 12 मंथ की। ठीक है, इससे शॉर्टर पीरियड के लिए भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो डेथ के केस के अंदर, अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हैं या लिक्विडेशन फाइल कर देते हैं तब भी एफबीआर कमिश्नर कैन आपके आपको रिक्वायर कर सकता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, या आप परमानेंटली पाकिस्तान से लीव कर जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने एक दफा इंडियन बना लिया तो आपकी जान किस सूरत पे छूट सकती है कि या आपकी डेथ अल्लाह ना करे ऐसा होता है, या बैंक्रप्सी के केसेस में भी आपके एनटीएन नहीं खत्म होता, लेकिन अगर परमानेंटली लीव कर देते हैं तो इस केसेस के अंदर। इसके अलावा एनी अदर रीजन डीम नेसेसरी, अगर कमिश्नर ये समझता है कि इस केस के अंदर इससे शॉर्टर पीरियड के लिए आपको नोटिफाई कर सकता है कि मुझे शॉर्टर पीरियड के लिए भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो यू हैव टू फाइल रिटर्न। तो हमने ये सीखा, सबसे पहले यहाँ पे ये सीखा कि हु विल फाइल द टैक्स रिटर्न, पर्सन की डेफिनेशन पे स्पेशल कैटेगरीज थी, उनके बाद कैसे फाइल करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, अदरवाइज ही कैन सर्व यू नोटिस। शॉर्टर पीरियड के लिए भी आपको कह सकता है, अगर आपने इनकी टैक्स कंप्लायंसेस नहीं की, अभी मैं आपको दोबारा से लेके जाता हूं, मैं इस रिटर्न के ऊपर अगर हम बात करें, अगर आप एफबीआर आपको नोटिस करता है, आपको रिक्वायर समझता है कि ये ही नीड टू फाइल ए टैक्स रिटर्न्स, तो आपको नोटिस कर सकता है लास्ट 5 years के। सर ये कैसे है, देखें, अब वो कहते हैं कि एनी ऑफ लास्ट 5 years इफ ए पर्सन फेल टू फाइल ए रिक्वायर्ड रिटर्न द कमिश्नर इशू अ नोटिस रिक्वायरिंग, कि उन्हें 30 days के अंदर लास्ट 5 complete years की टैक्स फाइलिंग के लिए कह सकता है। अगर वो फर्दर ये समझता है कि नहीं, अप टू द 10 कंप्लीटेड, वो 10 years के लिए भी कह सकता है आपको। देखिए, आपको 5 years के लिए और 10 years के लिए, लेकिन अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है या आप फॉरेन एसेट ओन करते हैं तो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी आपको नोटिस इशू कर सकता है। तो ये बेसिकली कहा आपके, सिर्फ हम अगर हम पढ़ कर कह रहे हैं, अगर आप गौर कीजिएगा तो हम एक जो सेक्शन नंबर है 114 रिटर्न फाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं लॉ के अंदर। मैं इसको बहुत आसान जुबान में आपको समझा रहा हूँ कि कौन फाइल करेगा और कौन को शॉर्टर पीरियड के लिए भी नोटिफाई कर सकते हैं, किस
फॉर्म के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट एनेक्सर्स और आपको जो है इसके पार्ट बनेंगे वो सारे अपलोड करने हैं। इलेक्ट्रॉनिकली कंसिडर होगा तो फाइल कर देंगे तो कंसिडर होगा, रिटर्न फाइल कर दिया, फिजिकल की जरूरत नहीं है। अगर किस केसेस के अंदर वो शॉर्टर पीरियड के लिए भी नोटिस कर सकता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं, ठीक है, या कमीशन अप्रोप्रिएट समझता है। आगे फर्दर वो ये कहता है प्रेस्क्राइब, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको नोटिफाई करता है 5 साल के लिए, लास्ट 5 ईयर के लिए कह सकता है रिटर्न फाइलिंग के लिए, प्रोवाइडेड फर्दर कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है कि आपको 10 ईयर्स के लिए कह सकता है। और केसेस के अंदर कुछ केस के अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं या फॉरेन इनकम है तो इसके लिए ये लिमिटेशन नहीं है। ये मैंने आपको बहुत ही कंप्रिहेंसिवली इस सेगमेंट के अंदर बता दिया कि कंडीशन कि आप फाइलिंग नोटिस फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कंप्लायंस नहीं करते तो आपको इतने ईयर्स की नोटिस भी इशू कर सकता है। आगे रिवीजन, अब देखिए हम समटाइम क्या होता है कि हम रिटर्न्स को रॉन्गफुली सबमिट करते हैं, प्रॉपरली सबमिट नहीं करते, तो हमें रिवीजन की जरूरत होती है। तो रिवीजन के लिए क्या कंडीशंस है, हम कुछ कंडीशन फॉर द रिवाइजिंग ऑफ रिटर्न, टैक्स पेयर जो है वो रिवाइज कर सकता है अपने प्रीवियस रिटर्न्स, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट, देखें नॉर्मली हम यहाँ पे थोड़ा सा इसी को कंक्लूड भी कर लेते हैं। आपको लगेगा कि बहुत थ्योरीज हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी, हमने इससे रिलेटेड ये बेसिकली हमारा जो इंटरफेस है भी हमें क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या इंफॉर्मेशन और क्या क्या चीजें ऑफर करता है, ये हमने डिटेल के साथ पढ़ी। मैंने आपको यहाँ भी बताया कि क्या क्या फीचर ऑफर कर रहा है। अब यहाँ तक क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है, आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस क्लास। अगर आपका यहाँ कोई क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन है, आपको क्यूरीज है, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड है या जनरल कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, इस कोर्स के बारे में पूछना चाहें, यू कैन आस्क। जी, आप में से कोई क्वेश्चन हैंड रेज करके पूछना चाहे। जी, एनीवन कैन आस्क द क्वेश्चन। जी, आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें या हैंड रेज कर लें, ताकि हम आप कोई भी आप कन्वे करना चाहें, कोई बात कन्वे करना चाहें तो यू कैन आस्क। जी, एक क्वेश्चन है, शाहिद मेमन साहब है, सर बिजनेस एक्टिविटी कैसे, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्लियर कर सकते हैं इस बात को। बिजनेस, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं। सर वो बेसिकली मैंने अपने आप को खुद इनके निर्देश करवाया था, जी जी। तो बिजनेस एक्टिविटी वो गलती से माना कोई और चेंज हो गई है, अब उसको कैसे करें। जी, मुझे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ नहीं आ रहा, अगर मैं थोड़ा सा। बिजनेस एक्टिव आयरस में जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी है ना, वो जी रॉन्ग माना सिलेक्ट हो गई है, तो उसको जो प्रॉपर होनी चाहिए थी किसी और बंदे से करवाया था, दोस्त से करवाया था, तो उसने जल्दी जल्दी में सही नहीं की। तो जो अब तो उसको आप, एक्टिविटी को प्रॉपर सेट कर। जी मैं आपको बताता हूँ, आप अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी सेक्शन, आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी ऐड हो गई, जैसे आपने अपनी मैनेजर प्रोफाइल में जाए, सपोज आपका जो बिजनेस ठीक है। यहाँ पे जो ऐड हुआ, आपका सबसे पहले इनकम के सोर्सेज जो भी ऐड करेंगे, आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को यहाँ जाएं, यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप आपकी वो बिजनेस मतलब एक्टिविटी, पहले, जी जी जी। आपकी बिजनेस एक्टिविटी जो भी एडेड होगी, आप उसे एडिट करके उसमें से उसके साथ एड्रेस भी अटैच होता है, ये दोनों चीजें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये दिस इज नॉट एन डिफिकल्ट टास्क, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी, इसके अलावा कोई एनीबॉडी एल्स, सर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप पूछना चाहें, कोई भी आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक के हवाले से कंफ्यूजन है, आने वाले क्लासेस के हवाले से, शेड्यूल्स के हवाले से, यू कैन ओपनली आस्क, क्योंकि ओरिएंटेशन बेसिकली जो सेगमेंट होता है वो हमारा
ये आपका इंटरेक्शन जो होता है वो आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना कि आप इस कोर्स को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और हम इन एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट कर सकते हैं। अबैदर रहमान कहते हैं कोर्स मटेरियल लेक्चर मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू अस। यस जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ। देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सबसे पहले एलएमएस की एक्सेस देगा। एलएमएस एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हमारे तमाम रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप क्लास नहीं भी लेते तो इसकी एक्सेस आपके लिए 6 मंथ्स के लिए रहेगी, और 6 मंथ्स के लिए रहेगी, और इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ आपके साथ जो स्लाइड्स हैं ये भी शेयर कर दी जाएंगी। आपको इसके अलावा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा होता है जो जो एक्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आपको कोई क्यूरीज होती हैं, आपको कोई क्यूरीज हैं, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उस व्हाट्सएप में ना सिर्फ आपको एड्रेस करेंगे बल्कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड भी करेंगे कि ये चीजें आपने कैसे हैंडल करनी है। जी, एनीवन एल्स? जी, व्हाट अबाउट कोर्स फीस? देखिए, कोर्स फीस के हवाले से ओके, मैं आपको कोर्स फीस के हवाले से बताता हूँ। जी, कोर्स फीस में हमारे एक कोऑर्डिनेटर हैं रेहान साहब, वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। फीस बेसिकली हमने कुछ लेवरेज भी दिया हुआ है, कुछ इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन आपको वो तमाम तफसीलात में क्लैरिटी के साथ वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम यू। देखें, प्लीज कॉन्टेक्ट। अच्छा जी, ये आपको मैसेज शो कर दिया है। इसके अलावा जी, मैं आपको कोई और क्वेश्चन है तो? अच्छा जी, ये कोर्स कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? जी, देखिए देखिए आप, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अभी बताया, आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, कोई फील्ड जरूरी नहीं है। देखिए, ये बहुत इमर्जिंग फील्ड है, और आपको अपने पर्सनल टैक्सेस के लिए भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉयर हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस पर्सपेक्टिव से आप अपने लॉयर कंसल्टेंट को वाउच कर सकते हैं। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो पाकिस्तान के करंट टैक्सेस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है। इसके बाद आप इंशाल्लाह, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, बट आप ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिवली टैक्सेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बल्कि आप रिव्यूअर के तौर पे भी चीजों को देख सकते हैं। लोग किसी कंसल्टेंट के पास प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। एज ए कैरियर, अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है या नहीं भी है, दोनों केसेस के अंदर आप चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली। सर, अर्निंग पर्पस के लिए अगर हम बात करें कि आप क्या है, तो सर इमर्जिंग फील्ड है। आने वाले दिनों में आप देखें, अगर हम बात करें लास्ट एनालिसिस की बात करें, तो लास्ट ईयर 52, अगर हम बात करें 5.2 मिलियन के करीब जो थे टैक्स फाइलर्स थे, उससे पिछले साल इनकी तादाद सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2.7 मिलियन थी। तो फाइलर जो है वो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट जो है ना ट्वाइस हो गई है इसकी। और इन कमिंग डेज के अंदर अब एफपीआर के पास क्योंकि डिस्कशन है, तो ये जो फाइलिंग है, ये लेवल है, ये बहुत बढ़ जाएगा, ये 10 मिलियन तक जाएगा। और 10 मिलियन के लिए दे रिक्वायर एक कंसल्टेंट, उन्हें फाइल ने प्रैक्टिशनर्स चाहिए जो उनकी ये सर्विसेज उनको ये प्रोवाइड कर सकें। देखिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करता। आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए, आपको नॉर्मली जब आप ये कोर्स कर लेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे क्वेश्चन लेने में, फिर मैं आपको इसको जी, मैं दोबारा से आपकी सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। आप स्टूडेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो हर पर्सपेक्टिव से ये इसका पर्पस डिफरेंट हो जाता है। अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है सर, अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है एज ए प्रोफेशनल, मैं आपको बताता हूँ, तो आप तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किस तरह से? आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर
अगर हम बात करें इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का, आपने वर्ड सुना होगा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। अगर हम रूल 85 86 के अंदर इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर अकाउंटिंग अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, आपका ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, ऑप्शनल कोई इनमें से ऑप्शनल 1 से 2 सब्जेक्ट भी पढ़े हैं तो यू कैन अप्लाई। इसके अलावा आपको ये रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी करना चाहते तो आप इसकी प्रैक्टिस एज ए पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब क्रेडेंशियल रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको किसी तरह की क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी जॉब्स बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं काइंड ऑफ इस तरह से कि मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अकाउंटेंट तो मौजूद है, टैक्सेशन की जॉब जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको टैक्स कंसल्टेंट चाहिए होता है, टैक्स जो बिजनेस के मैटर को देख सके, कॉर्पोरेट के मैटर को देख सके आपके। तो इस पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो ये आपकी वो तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। आप ये 6 मंथ का, ये 4 मंथ का कोर्स है, तो आपके साथ ही जो इससे पहले कोई 4 ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे ना, आप उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस और आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा। आई एश्योर यू दैट आफ्टर दिस। बाकी बहुत सी चीजें हम आपके साथ साथ जो है कोर्स के साथ साथ भी आपके साथ शेयर कर देंगे जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम ये सेशन क्लोज करते हैं। हमारी बेसिकली क्लासेस जो होंगी नॉर्मली ये मंडे और ट्यूसडे को क्लासेस हुआ करेंगी, और टाइमिंग बेसिकली आपसे कम्युनिकेट कर देंगे हम। नॉर्मली हम 9 PM से लेकर ये तकरीबन 10:30 तक 1.5 आवर की, लेकिन हो सकता है ये 2 आवर्स की क्लासेस हों, बल्कि इससे भी टाइम ज़्यादा हो सकता है। ये टाइम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं 8:30 तक, तो हम ग्रुप के अंदर सेपरेट कर देंगे। कुछ लोग आज जो नहीं ज्वाइन हुए तो क्योंकि इन्विटेशन क्लास देखने के बाद बहुत सी चीज़ों के कॉन्सेंट के साथ हम ये नॉर्मली ये मंडे और ट्यूसडे की क्लासेस होंगी, ताकि और हम टाइमिंग आपको कम्युनिकेट कर देंगे। इसके साथ ही हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं। अगर समबडी एनीबडी ओपनली देखें, ये एक ओरिएंटेशन सेशन है, दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। नॉर्मली आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। चलिए जी, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे। आप में से जो ज्वाइन करना चाहें ओरिएंटेशन, वो से लोग जो जो नहीं ले सके। एक और क्वेश्चन है जी, चलिए लास्ट देख लेते हैं। विल बी एबल टू कवर दिस कोर्स। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। यस, इंशाल्लाह। देखिए अप्रोक्सीमेटली ये इसके कितने सेशंस बन सकते हैं, इसकी क्लासेस अगर हम देखें तो ये राउंड अबाउट 35 क्लासेस बन जाती हैं, और अगर हम 1.5 आवर मिनिमम और 2 आवर्स को कैलकुलेट करें तो इट विल कवर एवरीथिंग। देखिए ये मेरे पार्ट पे है कि किस तरह से लेके चलना है आपको कंप्रिहेंसिवली। रेस्ट अश्योर कि मैं इस टाइम को लिमिट नहीं करूंगा कि 4 मंथ। अगर हमें क्लासेस की फर्दर रिक्वायरमेंट्स हुई तो हम फर्दर क्लासेस भी एक्सटेंड कर लेंगे, और हम एक्स्ट्रा टाइम के साथ भी कवर करेंगे, और हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। देखिए वास्ट एरिया तो है, बट एक्चुअली एज ए मेंटोर, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत से कोर्सेज को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और हमें ये पता है कि किन सेगमेंट को, किन सेक्शंस को टच करना है, जो मोस्ट रेलेवेंट 99% के केसेस के अंदर कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो ज्यादा मार्केट में टच है। बाकी देखिए होता ही है कि हम आपको 242 अगर सेक्शंस है ना, अगर मैं आपको 150 सेक्शंस भी आता हूँ तो आपको एटलीस्ट रीडिंग होगी, आपको पता होगा कि अगर हमने 150 सेक्शंस पढ़े हैं तो जो रिमेनिंग सेक्शंस होंगे आपको उनकी इंटरप्रिटेशन आती होगी, आपको उनको देखना आता होगा कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, रेफरेंस कैसे लेना आता होगा। तो जब आपको बेसिकली गाइडलाइन देनी होती है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंटरप्रिटेशन आ जाए, आपको गाइडलाइन के फ्यूचर में कोई भी रेलेवेंट चीज आती है तो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे कानून का हवाला लेंगे और कैसे कवर करेंगे, ये चीजें रेस्ट अश्योर आपको इनिशियल में सिर्फ रेफरेंसेस चाहिए होता है कि कैसे आपने करना है। चले इंशाल्लाह ये हम सेशन को क्लोज करते हैं अभी, और इंशाल्लाह सर आपके वैसे सब आपकी तमाम जो कंसर्न्स हैं इंशाल्लाह एड्रेस होंगे। इस कोर्स को इतना कंप्रिहेंसिवली कवर किया जाता है, ये कवर किया जाएगा कि जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि कोई चीज लैप्स नहीं कर रही, तो ये टीचिंग का हम वो लेवल अटेन करने की कोशिश करेंगे। आपको आपके लर्निंग का वो लेवल इंशाल्लाह वो अटेन। मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन एक्चुअली दिस विल बी वन ऑफ द कोर्सेज के आपको जो नॉर्मली अगर हम टैक्सेस को देखें तो अगर हम 2 साल भी लगाए तो तमाम टैक्सेस को, लेकिन हमने कुछ डिजाइन इस तरह से किया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाए, आपको इंटरप्रिटेशन करना आ जाए, आपको रिव्यू करना आ जाए चीज। चलें जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।